एक अच्छे मुसलमान थे, उनके नाम पे भी हम मस्जिद बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद के नाम से जो वहां पे प्रोपोगंडा खड़ा किया है, ये केवल चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। चुनाव बीतने के बाद आप देखेंगे ऐसी कोई मस्जिद वहां बनने वाली है। सब ने ये ठान रखा है कि ममता की विदाई यहीं से करेंगे। ममता बनर्जी दीदी कहती कि विकास हुआ है, और उन 294 विधानसभाओं में 250 से ज्यादा प्रत्याशी टीएमसी के गुंडे ही हैं अपने आप में, वो प्रत्याशी ही गुंडा है। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में विकास की गंगा बह रही है, तो आपने विकास देखा? दीदी का किला ध्वस्त हो चुका है ऑलरेडी, और अब उस किले पे भगवा पताका फहराने वाली है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। युवा को वो भत्ता देती हैं, भीख देती हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है पुराणों में कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। बंगाल में एक भी देवता का वास नहीं है। 4 मई दीदी गई का नारा पूरे बंगाल में इस समय युवा, महिला सारे लोग ले रहे हैं। हम किसान जी बड़े दावे से कह रहे हैं नतीजा उल्टा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान जी, भवानीपुर सीट काफी हॉट सीट मानी जाती पश्चिम बंगाल की। उन्होंने नाराज होकर अपने लोगों से कहा कि मैं ये रैली नहीं करूंगी। मेरे कानों में भारतीय जनता पार्टी के बगल में हो रही सभा की आवाज आ रही है। झालमुड़ी की एंट्री होती है। पीएम मोदी जी ने जो झालमुड़ी खाकर एक संदेश दिया, आखिर वजह क्या थी? पीएम मोदी जी भी जनसभाएं कर रहे हैं, अमित शाह भी रोड शो कर रहे हैं, तो रवि किशन सांसद भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है बंगाल की रुख हवा क्या बता रहे हैं? किसान जी, आपके साथ आपके मित्र विशाल जी भी गए थे, उनका जिक्र आपने किया ही नहीं। विशाल जी बाली विधानसभा में लगे थे, जो हावड़ा जिले में। बाली विधानसभा का जो टीएमसी प्रत्याशी है वो एक गुंडा है, नाम है कैलाश मिश्रा। बसपा और कांग्रेस की भूमिका पश्चिम बंगाल में क्या रही है, अब क्या आपने देखा? शून्य भूमिका है। कांग्रेस ने तो स्पष्ट रूप से, कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि हम केवल अपने प्रत्याशियों को इसलिए लड़ा रहे हैं कि ये रहे कि कांग्रेस नाम जिंदा हो। बंगाल की गलियों में झालमुड़ी की खुशबू तो हमेशा से चली आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती पर बीजेपी इस बार कमल खिलाने के लिए बेताब है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की चुनाव की। पश्चिम बंगाल की चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भारी भीड़, अमित शाह के रोड शो में जनसैलाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रैली में जय श्री राम के लगे नारे इस बात की ओर इशारा करती है पश्चिम बंगाल में खेला होने जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है, और पश्चिम बंगाल की चुनाव को बेहद करीबी से देखने वाले ईशान जायसवाल राम हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की क्या हवा है, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। ईशान जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारद पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईशान जी, बंगाल सुर्खियों में है, तो चुनाव को बेहद नजदीक से आपने देखा है जी। तो क्या लगता है ममता का किला कितना मजबूत है? संगठन ने 2 महीने पहले मुझे वहाँ निर्देशित किया कि आपको यहाँ से बंगाल के चुनाव में अपना समय देना है, और नदिया ज़िले की चकदा विधानसभा जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगती है, 20-30 किलोमीटर का एक फासला होगा। आपने कहा कि ममता बनर्जी का किला है। मैं आपको विश्वास दिला दूं, चूँकि मैं धरातल पे काम किया, विधानसभा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी टहला। दीदी का किला ध्वस्त हो चुका है ऑलरेडी, और अब उस किले पे भगवा पताका फहराने वाली है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। किसान जी, आपने संगठन की बात किया, तो क्या लगता है संगठन के दम पर बंगाल में जो है अपने जो है तो माहौल को जो है उल्टा कर देंगे, अपने पक्ष में ले लेंगे? क्या लगता है? देखिए, जो बाजी पलट देंगे। बाजी पलट चुकी है। संगठन पिछले 5 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक बंगाल का कार्यकर्ता, मैंने जो देखा है, मेरे साथ साथ और वहाँ लोग जो भी प्रवासी लगे, जिन जिन विधानसभाओं में देखा, इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कमर कस के मेहनत कर रहे हैं। और उनके साथ साथ कार्यकर्ता का मेहनत तभी सफल होगा, कार्यकर्ता तो वोटर के पास जाएगा, वोटर के पास जाके कहेगा कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारा चुनाव चिन्ह ये है। लेकिन जनता के भी मन में ये भाव होना चाहिए कि हाँ, इस पार्टी को हमको वोट देना चाहिए। और मैं आपको बेहद हर्ष के साथ बता रहा हूँ, बेहद विश्वास के साथ बता रहा हूँ, मैं अपनी विधानसभा के लगभग कुछ नहीं तो मैं 4000 से अधिक घरों में गया हूँ। तो क्या रहा लोगों की बातों? और सबके मन में 2 चीज़ें थी, 2 भाव थे। पहला भाव ये था कि वो जब भाजपा के बारे में देखते थे तो थोड़ा सा वो सहम जाते थे, मन में खुशी भी होती थी, लेकिन अंदर का भाव वो खुशी का था, और बाहर का भाव जो था चेहरे का वो डर का था। डर क्या था?
डर बंगाल में राज कर रही ममता बनर्जी की सिंडिकेट सरकार का था, कटमनी सरकार का था, भ्रष्ट सरकार का था कि उनके गुंडे कहीं ये न जान जाए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा तो उनके साथ अत्याचार, मारपीट, गाली गलौज और जान जाने तक की भी घटनाएं हम पिछले चुनाव में देख चुके हैं। लेकिन विश्वास ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में और अन्य राज्यों में बढ़िया सरकार चलाई है, काम करके दिखाया है। तो विश्वास ये था कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनाएंगे। ऐसा बंगाल के आप जो है बंगाल में जनसंपर्क किए तो क्या लगता है, तो जिस तरह से आप गुंडे की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई हादसा आपके साथ वाकई घटा हो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो आप? ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। पिछले 2 महीने में टीएमसी के कुछ गुंडे, टीएमसी के गुंडों की मैं आपको बात बताऊं, 294 विधानसभाएं हैं पश्चिम बंगाल में और उन 294 विधानसभाओं में 250 से ज़्यादा प्रत्याशी टीएमसी के गुंडे ही हैं अपने आप में। वो प्रत्याशी ही गुंडा है, वो ही पूरा सिंडिकेट चलाता है और उसने एक एक पाड़ा में, पाड़ा यानी मोहल्ला पाड़ा बोलते हैं, तो एक एक मोहल्ले में अपना एक एक प्रतिनिधि गुंडे का बना के बैठाया है और वो वहाँ से कटमनी वसूली, मतलब किसी एक साधारण व्यक्ति को अपनी जमीन पे अपने एक तले मकान पे दूसरा तला लादना हो तो उसके लिए पैसा देना है। वहाँ टाली लगता है ना? जी 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 जी, उसके लिए उनको कटमनी देनी पड़ती है और बिना कटमनी टीएमसी के गुंडों को दिए वो अपना निजी काम भी नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए 2021 में आखिर भाजपा क्यों नहीं आ पाई, क्या कमियां रही होगी? निश्चित तौर पे असफलता हमें ये बताती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। उसमें 2 चीज़ें थीं। एक तो बंगाल में ये जो गुंडों की सरकार फिलहाल चल रही है, जो समाप्त होने वाली है, टीएमसी के गुंडे ये क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों से कि इन्होंने एक एक बूथ पे जाके एक एक व्यक्ति के घर में अगर जान लिया कि ये भाजपा का या अन्य किसी दल का वोटर है, टीएमसी को वोट नहीं देने वाला है, तो उसको जान माल की हानि के साथ धमकी देते थे और कईयों के साथ तो मारपीट भी किया था। और उस मारपीट, उस डर से जो साधारण मानुस है, जो भद्र मानुस है, वो क्या करेगा, उसके मन में ये भय था कि कहीं मेरे परिवार की जान न चली जाए। गुंडों से कौन भिड़ता है, सामान्य आदमी तो नहीं भिड़ेगा। इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने ध्यान रखते हुए 2500 से अधिक केंद्रीय बलों को वहाँ तैनात किया है, डिप्लॉय किया है और 2 लाख से 2,40,000 के आसपास जवान वहाँ पूरे बंगाल में तैनात है, यानी 100 से 140 130 वोटरों पे एक जवान वहाँ तैनात। आप सुरक्षा की बात करें, एक वीडियो आया था भाजपा प्रत्याशी पर जानलेवा हमला का वीडियो था। हाँ, आपने बताया टीएमसी के गुंडों ने एकदम कुमारगंज का वो प्रत्याशी था, शुभेंदु सरकार के नाम से, सीधा साधा बेहद प्रत्याशी था। उनको जानकारी मिली कि हमारे बूथ पे टीएमसी के गुंडे ज़बरदस्ती जो है भाजपा के वोटरों को हड़का रहे हैं, वो तुरंत पहुंचते हैं वहाँ, संगठन को सूचना देके पहुंचते हैं। लेकिन टीएमसी के गुंडों का इतना मन बड़ा हुआ था, आप देखिए कि उस प्रत्याशी को भी नहीं छोड़ा और उसको हाथापाई भी की, मारपीट भी किया और उसको खदेड़ा भी वहाँ से। किसी प्रकार से सुरक्षाकर्मी ने उनको वहाँ से बचाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, सुरक्षा की जो आपने बात की, अगले दिन ही उन गुंडों के खिलाफ जो है वहाँ पे चुनाव आयोग के माध्यम से संज्ञान लिया जाता है, उन गुंडों की पहचान की जाती है और कल की ये बात है, उन गुंडों को जेल भी भेजा गया। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में विकास की गंगा बह रही है, तो आपने विकास देखा, क्या मुद्दा था, जनता के बीच गए होंगे तो जनता किन मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या लगता है आपको, क्या बातचीत हुई? ममता बनर्जी दीदी कहती है कि विकास हुआ है। मैं तो बंगाल को, मेरी जो उम्र है, पिछले 15 साल से बंगाल मेरा आना जाना रहा है और 15 साल ही हुआ, पूरा होने वाला है, पूरा हो गया है दीदी की सरकार को। दीदी जब आई थी तब सीपीएम की सरकार थी। जो सभ्यता, जो कल्चर, जो सिस्टम सीपीएम की सरकार का था, उससे भी एक कदम आगे बढ़ के ममता दीदी के गुंडे और ममता दीदी भ्रष्ट सरकार चला रही है। कोई विकास नहीं हुआ है। जैसा बंगाल पहले था वैसा आज भी है। जैसा सीपीएम ने लूटा, उसी लूट के विषय को टीएमसी ने आगे बढ़ाया है, कोई विकास नहीं किया। क्या इस बार युवा जो वोटर हैं क्या गेम चेंजर होंगे, क्या लगता है? एकदम होंगे, युवा और महिला। भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 समूहों को एक प्राथमिकता दी है। युवा को इसलिए
क्योंकि ममता दीदी ने कहा कि हम जो है नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने नौकरी किसी युवा को नहीं दिया। कोई नौकरी उनके पास नहीं है। जितनी भी नौकरियां हैं सब खाली हैं, जितने भी रिक्त पद हैं उसमें उनका कोई संज्ञान नहीं है। युवा को वो भत्ता देती हैं, भीख देती हैं। हमारे साथ कई युवाओं का संपर्क हुआ, उन्होंने स्पष्ट बोला, दादा दीदी जो है वो हम लोगों को 1,500 रुपये महीना देती है। बताइए 1,500 रुपये में क्या होगा। इसलिए ये भत्ते वाली सरकार, ये भीख देने वाली सरकार, अपने ही लोगों को जिनके दम पे वो चुन के आते हैं, ऐसे लोगों की सरकार जो अपने लोगों को ही गुलाम बना रही है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सरकार अब नहीं चलने वाली है। 4 मई के बाद बदलाव होता है। क्या लगता है जो टीएमसी कर रही है महिला वोट बैंक हमारे लिए मजबूत साबित होगी? तो क्या लगता है महिला की वोट बैंक जो है टीएमसी की मजबूत होगी, रामबाण होंगी उनके लिए? महिलाएं भी जागरूक हैं, महिलाओं के लिए भी दीदी ने तमाम प्रलोभन दिए हुए हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, धन और संसाधनों से पहले आता है हमारा मान सम्मान। हमारा मान सम्मान यानी पूरे समाज का मान सम्मान। और वो किससे है? हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ ये कहा गया है पुराणों में कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। बंगाल में एक भी देवता का वास नहीं है, नारी की पूजा होती नहीं, नारी का सम्मान ही नहीं है। नहीं, कैसे नारी कर में दुर्गा पूजा जो वहां से फेमस है, नारी शक्ति। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। दुर्गा पूजा के विषय पे मैं आपको बता दूं, देखते तो आप हैं कि दुर्गा पूजा, और वास्तव में दुर्गा पूजा, काली पूजा बंगाल से ही ये सभ्यता पूरे देश में प्रसारित हुई है। हम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन उस दुर्गा पूजा के लिए भी, उस सनातनी पूजा के लिए भी हाई कोर्ट से जाके परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके कोई पंडाल की वहां पे व्यवस्था हो पाती है। और वहीं अगर सामने के समुदाय का देखा जाए तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो खुलेआम अपना जो भी रैली है, जो भी कार्यक्रम है वो करते हैं। हिंदुओं के साथ ये दोगला चरित्र क्यों? ईशान जी, आपने आरजी कर की बात उठाई जी, क्या लगता है सब मुद्दा है? वो आरजी कर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप तो घटना के बाद पूरा देश हिल गया था, पूरा देश हिला था, पूरे बंगाल की अस्मिता, पूरे बंगाल के दामन पे दाग लगा था। और वो बिटिया, उसकी क्या गलती थी? वो पढ़ाई लिखाई करने वाली और डॉक्टर बन के सेवा दे रही थी समाज में, और उसके साथ इतना होता है। दीदी कहती हैं कि हम महिलाओं की सरकार, महिलाओं का नेतृत्व करने वाले हैं। यही महिलाओं का नेतृत्व है। आरजी कर ही नहीं, संदेश खाली से लेकर और मुर्शिदाबाद से लेकर सारी घटनाएं आप देखेंगे। सबसे ज्यादा बंगाल में अत्याचार हुआ है, खिलवाड़ हुआ है किसी के मान सम्मान के साथ, तो वो महिलाएं थी, हमारी बहनें थी। उन्होंने तय कर लिया है कि अब हम अपने मान सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। ईशान जी, बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया था जी। अमित शाह जी ने कहा था मस्जिद नहीं बनने दूंगा जी, इस तरह का एक बयान भी आया था। क्या लगता था? आप तो बंगाल में थे, तो माहौल क्या था इस तरह से? हम सब जानते हैं कि बाबर कौन था। आक्रांता था, जो हमारे घर को लूटा, जो हमारे देश को लूटा, जो हमारे पूजा धार्मिक स्थलों को जिसने ध्वस्त किया। क्या हम उसके नाम से अब मंदिर, उसके नाम से मस्जिद बनाएंगे, अपने धार्मिक स्थल को बनाएंगे? ये आवश्यकता क्या है? हमारे यहाँ और भी लोग थे, बिस्मिल्लाह खां थे, और तमाम स्वतंत्रता सेनानी इस्लाम धर्म को मानने वाले देश में थे, एक अच्छे मुसलमान थे। उनके नाम पे भी हम मस्जिद बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद के नाम से जो वहां पे प्रोपोगंडा खड़ा किया है, ये केवल चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। चुनाव बीतने के बाद आप देखेंगे ऐसी कोई मस्जिद वहां बनने वाली नहीं। आप जो दावा कर रहे हैं आज यहाँ पे बैठकर, बीजेपी संगठन बहुत मजबूत है, क्या बंगाल में संगठन उतना मजबूत है जितना आप मान रहे हैं? बंगाल में पिछले 5 सालों में संगठन बूथ स्तर तक अपनी पूरी टीम के साथ तैयार है। मेरे विधानसभा में, व्यक्तिगत विधानसभा जहाँ मैं प्रभारी प्रवासी था, 269 बूथ थे। उन 269 के हर एक बूथ अध्यक्ष के पास अपनी 7, 8, 10 की कमेटी है। 11 की कमेटी, 8 से 11 की कमेटी हम बनाते हैं। मेरे पास डाटा आज भी मेरे बैग में मेरे साथ है, मेरी डायरी में बाकायदे सारे नोट हैं। उन सारे बूथ अध्यक्षों के साथ मैंने बैठक की है, उनकी बूथ समिति के साथ बैठक की है। आप सोच सकते हैं कि चुनाव की जो असली लड़ाई होती है वो बूथ पे होती है, और बूथ पे अगर हमारी टीम 10-11 की मौजूद है, प्रतिदिन चुनाव प्रचार कर रही है, जनसंपर्क कर रही है। एक बूथ में 300, 350 घर होते हैं, ऐसा माना जाता है। और हम अगर 4 बार वहाँ संपर्क कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। संगठन इतना मजबूत है
कि टीएमसी के गुंडे, टीएमसी का सिंडिकेट इस बार छू भी नहीं पाया हमारे किसी एक कार्यकर्ता को। वहीं आप देखिए पिछले चुनावों में अगर आप देखेंगे 6 महीने पहले यानी साल भर पहले से भी आप देखेंगे तो आपको चुनावी घटनाएं, किसी कार्यकर्ता को मारना, ऐसे हमारे 400 कार्यकर्ता जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी 2021 के बंगाल चुनाव में, उनकी प्राणों की आहुति, उनका जो बलिदान था बंगाल के लिए, सोनार बांग्ला के लिए, वो 2026 में भारतीय जनता पार्टी की भगवा सरकार के गठन के माध्यम से 4 मई के बाद पूरा होगा। 4 मई दीदी गई का नारा पूरे बंगाल में इस समय युवा, महिला सारे लोग ले रहे हैं। हम ईशान जी बड़े दावे से कह रहे हैं नतीजा उल्टा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल ठीक है, हम लोग दावे से इसलिए कहते हैं कि हम लोग बिंदु पे बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ 2011 में जब परिवर्तन हुआ था तो 75%, उसके पहले 2011 के पहले 2006 में सीपीएम की सरकार बनी थी, 75% वोटिंग हुई थी ओवरऑल पूरे बंगाल में। 11 में जब परिवर्तन हुआ तो 83% वोटिंग जाती है, यानी 8% का फासला बढ़ता है, ठीक, 84% जाती है। 2016 में हुआ तो वो 1% घटती है, 2021 में हुआ फिर वो 2% उससे घटती है, और 2026 के प्रथम चरण 152 सीटों का वोटिंग हो चुका है। आपके सामने रिजल्ट है कि 93%, 92.8% का भारी भरकम मतदान। कई सारे ऐसी विधानसभाएं हैं जहां 96% से भी ज्यादा का मतदान हुआ है। आप ये सोच सकते हैं कि जब जब इतना बड़ा फासला वोटिंग परसेंटेज का हुआ है बंगाल में, अगर बंगाल की बात करूं या देश में कहीं भी, तो सत्ता का परिवर्तन सुनामी के साथ हुआ है, लहर के साथ नहीं। ईशान जी भवानीपुर सीट काफी हॉट सीट मानी जाती पश्चिम बंगाल की जी, तो क्या लग रहा है, आपने वहाँ भी कैंपेनिंग की होगी, जनसंपर्क किए होंगे, तो आपके वहाँ पे जो युवा नेता थे, तमाम संगठन के लोग थे, क्या बताएं ममता दीदी किस तरह से फाइट में है, लड़ाई में है? आपको मैं अपने अनुभव भी बताता हूँ। आज की घटना, मैं आज सुबह बंगाल से आया, मेरी फ्लाइट थी, मैं दोपहर में यहाँ पहुँचा भवानीपुर। पहले मैं अपनी बात बताऊँ संगठन और कार्यकर्ता की, एक एक कार्यकर्ता इतने उत्साह में है क्योंकि उसने प्रथम फेज का चुनाव, जो बंगाल में सबसे बड़ा वोटरों का डर था कि हम बूथ पे पहुँच पाएंगे कि नहीं, वोट डाल पाएंगे कि नहीं, वो समाप्त हो चुका है। अगर हम कुमारगंज के प्रत्याशी के साथ झड़प को छोड़ दें, मुर्शिदाबाद में एक बूथ को लूटने का काम जिसने किया उसको छोड़ दें, तो इसके अलावा जितने भी 152 सीटों के जितने भी बूथों पे मतदान पड़े हैं, 6 बूथ को छोड़कर वो सारे बूथ हमारे नीट एंड क्लीन और पूरी शांति से, तब जाकर इतनी भारी भरकम लोगों ने लगभग सभी ने वोट दिया है। तो इस बार भवानीपुर के एक एक घर में एक एक महिला, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक युवा, सब ने ये ठान रखा है कि ममता की विदाई यहीं से करेंगे। पहले उनको अपनी सीट से हराएंगे और इसके बाद उनकी विदाई सरकार से होनी तो तय है। इतना कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इतना कॉन्फिडेंस, इसका कारण भी है, आप समझिए। आज ममता बनर्जी की रैली थी भवानीपुर में, उनकी अपनी सीट पे, और उन्होंने नाराज होकर ये कहा, आप देखिएगा अभी आपके पास आएगा, मैंने तो देखा, उन्होंने नाराज होकर अपने लोगों से कहा कि मैं ये रैली नहीं करूंगी। मेरे कानों में भारतीय जनता पार्टी के बगल में हो रही सभा की आवाज आ रही है, जबकि वो सभा वहां से काफी दूर हो रही थी, लेकिन आवाज क्यों इतनी साफ साफ आ रही थी? आवाज आने का कारण ये था कि उनकी रैली में जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की रैली में संख्या इतनी कम थी कि वो संख्या से नाराज होकर उन्होंने अपनी सीट पे, उनका ये भाव था, चेहरा पूरा उतरा हुआ था। इसलिए हम दावे से कह रहे हैं कि भवानीपुर भी हम भारी मतों से हमारे झालमुड़ी की एंट्री होती है। पीएम मोदी जी ने जो झालमुड़ी खाकर एक संदेश दिया, वोकल फॉर लोकल। आप कभी बंगाल की भाषा को ध्यान दीजिए, बंगाल के लोग जब बोलते हैं बंगाली तो इतना दादा मीठा लगता है। दादा की होलो, दादा तुम्हें केमन आछो, मतलब क्या हालचाल है, दादा तुम्हें कोथाय थाकबे, मतलब आप कहाँ रुकेंगे। तो उनकी जो भाषा है वो इतनी सुंदर है और वास्तव में वो संस्कृत से आई है बंगाली। तो हमारी प्राचीन भाषा से ही ये सारी भाषाएं, देश की जितनी भी विविधताएं हैं, जितनी भी प्रदेशों में अलग अलग बोली है, बंगाल का एक, मैं कह लूँ एक नाश्ता, ब्रेकफास्ट झालमुड़ी है। झालमुड़ी हुआ, वहाँ संदेश
संदेश मीठे के तौर पे आप वहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ मीठी दही हुआ, रसगुल्ला हुआ। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ मीठे के तौर पे एक ही मीठा प्लेट में 8-10 सजा के लाते हैं। उनके यहाँ जब आपको जाया जाएगा तो जैसे हम 4 लोग अगर हैं तो यहाँ हर 4 व्यक्ति के लिए एक अलग बड़ा प्लेट आएगा, उसमें 6-7 तरह की अलग अलग मिठाई होगी और उनका ये आग्रह रहेगा कि आप पूरा खाइए, छोड़ना नहीं है। वहाँ की मिठाई बहुत फेमस है। जिस प्रकार से मीठी बंगाली भाषा है उसी प्रकार से उनकी मिठाई भी है, बहुत मिठास है, बहुत सुंदर है। झालमुड़ी भी उनके दिनचर्या का एक बहुत सुंदर भाग है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्पष्ट संदेश दिया कि ये झालमुड़ी भी हमारी है, ये बंगाल भी हमारा है, इस देश का है और इस बंगाल के लोग भी हमारे अपने हैं, जिनके साथ पिछले 60 सालों से अत्याचार हो रहा है। 30-35 साल सीपीएम ने किया, 35 साल से अधिक, और 15 साल लगातार टीएमसी कर रही है। अब इन अत्याचारों से उनको मुक्ति दिलानी है। बंगाल में यूपी के सीएम योगी जी की जनसभाएं कैसी रही? आप खुद मंच पे मौजूद थे, एक फोटो वीडियो आया हमारे पास। जी, हमारी विधानसभा में महाराज जी का क्रेज था। हम लोगों ने आग्रह किया था प्रदेश संगठन को कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो। प्रदेश ने भेजा भी। 22 तारीख को हमारी सभा थी। 22 अप्रैल को महाराज जी आते हैं। मैं आपको बताऊं, एक रात पहले किसी कारणों से महाराज जी की सभा स्थगित हो जाती है, ऐसा सूचना आती, तो व्यवस्थाएं रुक जाती हैं सारी। टेंट आया है, वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह 11 बजे फिर से ये सूचना आती है कि महाराज जी की सभा 22 तारीख को होगी। अगले दिन यानी 21 तारीख को 21 तारीख को 11 बजे सूचना आती है हमारे पास और हम तत्काल अपनी चुनाव संचालन समिति की बैठक बुलाते हैं और तत्काल ये घोषणा करते हैं कि हाँ, महाराज जी का कार्यक्रम करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे विवेक जी, 12 घंटे के अंदर रात 4 बजे तक जाग के कार्यकर्ता बंगाल महाराज जी की सरकार सभा के लिए तैयारी करते हैं और मात्र 12 घंटे के प्रचार से इतना उत्साह था चकदा और आसपास के क्षेत्रों में। महाराज जी का इतना क्रेज है। 12 घंटे सोशल मीडिया और हमारे जो कार्यकर्ता 2-3 हजार थे उनके माध्यम से माउथ टू माउथ कन्विंसिंग से 10,000 प्लस की भारी भरकम भीड़ होती। आखिर वजह क्या थी? पीएम मोदी जी भी जनसभाएं कर रहे हैं, अमित शाह भी रोड शो कर रहे हैं, तो रवि किशन सांसद भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है बंगाल की रुख हवा क्या बता रही है? सब लोग संगठन के सिपाही हैं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से इस देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और उसी के साथ अमित शाह जी भी हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं। उस सिपाही के नाते सब लोग बंगाल के चुनाव में अपना काम कर रहे हैं, अपनी संगठन के प्रति निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। ईशान जी, आपके साथ आपके मित्र विशाल जी भी गए थे, उनका जिक्र आपने किया ही नहीं। विशाल जी बाली विधानसभा में लगे थे, जो हावड़ा जिले में है। बाली विधानसभा का जो टीएमसी प्रत्याशी है वो एक गुंडा है, नाम है कैलाश मिश्रा। कैलाश मिश्रा इतना भ्रष्ट और इतना गुंडा, इतना बड़ा गुंडा, क्या उसको ये कहेंगे कि कटमनी का सरदार है। कटमनी यानी मतलब वो वसूली करता है, सबसे सारे विभागों से करता है, एक एक दुकानदारों से करता है और उसके इसी कृत्यों की वजह से इस बार उसकी भी विदाई लगभग तय है। बाली की एक एक जनता, विशाल जी ने भी बहुत परिश्रम किया बाली के लिए। एक एक घर गए, एक एक, आप समझ सकते हैं अपार्टमेंट की व्यवस्था वहाँ शहरों में होती है। एक एक अपार्टमेंट में दर्जनों घर होते हैं, दर्जनों फ्लैट होते हैं। सब जगह जाना, सबसे मिलना, बात करना, उनको कन्विंस करना। तो विशाल जी ने भी बहुत अच्छा परिश्रम किया है और बाली भी हम जीतेंगे अच्छे मतों से। बसपा और कांग्रेस की भूमिका पश्चिम बंगाल में क्या रही है, अब क्या आपने देखा? शून्य भूमिका है। बसपा और कांग्रेस और ये जो समाजवादी पार्टी, जो ये इधर के दल हैं, इनका वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस ने तो स्पष्ट रूप से, कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि हम केवल अपने प्रत्याशियों को इसलिए लड़ा रहे हैं कि ये रहे कि कांग्रेस नाम जिंदा हो। उनको भी ये विश्वास है कि हमको वोट मिलना नहीं। यानी आप मानते हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच लड़ाई है? एकदम सीधी लड़ाई है, इसमें और कोई पार्टी का कोई रोल नहीं है। बाकी सारे लोग 10 सीटों के आसपास सिमट जाएंगे। 280 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में बंटवारा होगा और वो बंटवारा 80 और 20 का होगा। चलते चलते 4 मई को क्या लगता है, क्या अपील करेंगे? क्या पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, ये नारा तेजी से बंगाल में अपने पैर पसार रहा है और एक एक व्यक्ति के जुबान पे, एक एक वोटर के जुबान पे है। पलटने की दरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है
और इसके साथ साथ 4 मई दीदी गई का भी नारा तेजी अभी एक दूसरी फेस वोट होना बाकी है, मतदान होना, तो क्या अपील करेंगे पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से? मैं पश्चिम बंगाल के अपने बंगाली भाइयों बहनों माताओं और जितने भी वहाँ के वोटर हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा, जिस प्रकार से आपने पिछले प्रथम चरण के 152 सीटों पे भारी भरकम मतदान किया था, 93% का मतदान आज तक के स्वतंत्र भारत के किसी भी चुनाव के इतिहास में एक सबसे आगे अपनी भूमिका को तय करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अगले दूसरे चरण के चुनाव में भी एक एक वोट अपना देंगे, 100% मतदान के लिए कमर कसेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल के लोग परिवर्तन के लिए 100% मतदान दूसरे फेज में करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बंगाल के अच्छे के लिए, सोनार बांग्ला के लिए, अच्छे बंगाल के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल के फूल को अपना मतदान दें। ये ईशान जायसवाल राम है जो कह रहे बंगाल में कमल खिलने जा रही है। फिलहाल पीएम मोदी की रैली, अमित शाह की रोड शो और सीएम योगी की जनसभाएं से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कितना फायदा होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।